रीमा प्रसाद। सुलगते सवाल के साथ आज हम उस अखंड भारत की पूरी परिकल्पना समझने की कोशिश करेंगे जिस अखंड भारत की चर्चा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुरू की है। अखंड भारत के नए स्वरूप की चर्चा करते हुए भागवत ने पाकिस्तान को लेकर भी इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी है। मोहन भागवत ने अखंड भारत का जिक्र करते हुए कहा कि जो भारत से अलग हुए उन्हें एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हो चुकी है। इस बयान के मायने क्या है? मोहन भागवत का इशारा किस ओर है? क्या इशारा पाकिस्तान की ओर है? इन सारी बातों पर आज बहस का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं अखंड भारत का सपना और एक भारत श्रेष्ठ भारत से कौन परेशान हो रहा है और आखिर इसके पीछे वजह क्या है। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। अखंड भारत वाले मुद्दे पर आरएसएस जो है वो खंडित है। अखंड आरएसएस नहीं है, इसमें आरएसएस में भी अलग अलग विचार हैं। डॉक्टर मोहन भागवत जी को ये पूरा ज्ञान इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना है। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। मोहन भागवत साहब ने अखंड भारत की बात की है, लेकिन आज का जो भारत बना है स्वतंत्रता संग्राम से, उसमें आप कहाँ थे? इसमें कोई शक नहीं। मुल्क शुरू से ही जब से आज़ादी मिली है तब से पूरा भारत जो है पूरा खंड है और इकट्ठे है। अखंड भारत की परिकल्पना पर हम बहस के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि अखंड भारत जब हम कहते हैं तो उसके मायने आखिर हैं क्या, यानी उसका मतलब होता क्या है। अखंड भारत का मतलब है अविभाजित भारत, वो भारत जिसका भौगोलिक विस्तार प्राचीन काल में था। प्राचीन काल में यह विस्तार अफगानिस्तान तक था। प्राचीन काल में भारत का विस्तार म्यांमार और थाईलैंड तक था। पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा माना जाता रहा है। बांग्लादेश और श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा कहे जाते हैं। तो ये इस वक्त हमने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर अखंड भारत कहीं से भी बयान सामने आता है तो उसके मायने हैं क्या। अगर हम अखंड भारत कहते हैं तो वो कौन कौन से देश हैं जो कि अखंड भारत का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों को इस बात पे परेशानी भी होती है, लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ा है। सबका एक एक करके मैं परिचय करवाऊंगी और उसके बाद मैं शुरुआत करूंगी सिलसिलेवार तरीके से बहस की। कौन कौन मेरे साथ इस वक्त है, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं आपसे। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी वीएचपी से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी, विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करती हूं अजीज खान का। परेशानी किस बात से होती है? अगर मोहन भागवत ने ठीक 1 साल पहले अगर इस तरीके के बयान दिए कि 15 साल में अखंड भारत का ख्वाब पूरा हो जाएगा, एक बार इसी बयान को उन्होंने दोहराया और कहा कि बुजुर्ग होने से पहले अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा। कि भारत जो इतने हिस्सों में बटा हुआ है आखिर वो मुत्तहिद कर लें, एक साथ आ जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारा देश है इस वक्त जो मौजूदा हालत में है, मैं तो देख पा रहा हूं कि आज नफरत का जिस तरह बोलबाला है, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इसी देश को तोड़ने की साजिश है। मैं देख रहा हूं जिस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है, तमाम तरीके के धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इस देश को बचाने में बीजेपी सक्षम नहीं है। अगर हम अखंड भारत कह रहे हैं तो अभय जी, अखंड भारत में ये भड़काने वाली बात कहां से आ गई? अजीज खान से मेरा सवाल था, अजीज खान से सवाल था क्योंकि वो नहीं, हाँ रीमा जी क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी, आपने कहा कि ये भड़काने की कोशिश है, इसे तोड़ने की कोशिश है, लेकिन जब अगर कोई भी कह रहा हो, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं या कोई भी कह रहा हो अखंड भारत, तो इसमें तोड़ने वाली बात कहां से आ गई? हम तो चाहते हैं कि भारत का वो हिस्सा वो एक साथ हो। देखिए रीमा जी, मैं कह रहा हूं वही बात कि माननीय भागवत जी अक्सर स्टेटमेंट देते रहते हैं
और तमाम स्टेटमेंट देते रहते हैं। वो बहुत सारे स्टेटमेंट उनके पहले भी आए हैं, लेकिन बीजेपी उस पर अमल नहीं करती है। वो केवल स्टेटमेंट बनते रह जाता है। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में स्टेटमेंट देते हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग के बारे में स्टेटमेंट देते हो, तमाम ये भी कहते हो कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, लेकिन उसके बावजूद भी मॉब लिंचिंग एक तरफ होता है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो बड़े नेता, बड़े मंत्री, वो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग करने वालों को फूलमाला से कहीं ना कहीं सुशोभित करते हैं। तो भागवत जी का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सिर्फ खोटा सिक्का साबित होता है, उसमें कोई दम नहीं रहता है। आज उन्होंने जो परिकल्पना की है, निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? आज तो इस देश में जिस तरीके से नफरत का वातावरण है, जिस तरीके से नफरत का माहौल है, हाँ। और लोग इस देश को आपने कहा करेगा कौन, मैं विशाल मिश्रा का रुख करूंगी इस वक्त। विशाल मिश्रा मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे तो मैं उनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन अभय दुबे, मुझे आपसे भी जानना है कि आप अपनी सरकार के वक्त में कहते हैं कि हमें पीओके को मिलाना है। आप अपनी सरकार के वक्त में कहते हैं कि जो भी भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है उसको हर हाल में मुझे एक करना है, लेकिन जब आप सरकार में नहीं रहते हैं और कहीं से भी अखंड भारत को लेकर बयान आ जाए तो परेशानी होने लगती है, क्यों? हाँ, आपने कभी आज तक सुना कि मोहन भागवत साहब ने ये बात कही हो कि कैसे हिंदुस्तान के गरीबों की आजीविका के अवसर को मोदी सरकार ने खंड खंड कर दिया? और जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आपदा में अवसर ढूंढिए कोविड के क्राइसिस में, जब 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, 84% की आमदनी हो गई, एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। जब युवाओं के रोजगार के अवसर को खंड खंड कर रही सरकार, तो मोहन भागवत का एक बयान में भी हालिया दिनों का कोट कर देती हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान में जिन चीजों को ध्यान में रखिए आरक्षण का प्रावधान हो, उसे देखते हुए आज भी इसे कंटिन्यू रखा जाए। आप कैसे कहते हैं कि मोहन भागवत नहीं सोचते इस मसले पर? मोहन भागवत जी से कहिए, याद दिलाइए उनको कि चीन PP-15 से लेकर रेजांगला, PP-16, कोनचेक स्टैंजी कह रहे हैं कि जो 50 साल से पोस्ट हमारे पास थी वहां नया बफर जोन बना दिया। बताइए मोहन भागवत साहब, चीन की सेना दौलत बेग गोल्डी, जो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, वहां नीचे आकर बैठा है, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 तक। बताइए अरुणाचल प्रदेश में आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का कह रहा है कि 40-40 किलोमीटर तक अंदर चीन की सेना आ जाती। कहिए मोहन भागवत साहब को कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है भारत के हिस्से में, कश्मीर के जो पाकिस्तान और चीन ने कब्जा रखा है। एक बार नाम लेकर बोलिए तो सही आप। अभय जी, अगर इतनी परेशानी है और वो कह रहे हैं कि अखंड भारत पे हमें सोचने की जरूरत है, तो फिर इसे स्वीकारने में क्या परेशानी है? देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आकर बयान दे, जब G20 का वो सम्मेलन कर रहे हैं तब कहें कि वो जो बांग्लादेश और इंडोनेशिया, जिनको आपने स्पेशल इनवाइट ही बनाया है, मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि ये सारे देश क्या आता है अखंड भारत? नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक। मतलब मोहन भागवत साहब, जो आज हमारी भूमि है, उस भारत माँ की रक्षा मोदी सरकार नहीं कर पा रही, उस पर तो एक बार कम से कम दृढ़ता से मोदी सरकार की खिलाफत कीजिए, बोलिए तो सही सामने आकर। और ये अखंड भारत की आपको बात करना शोभा नहीं देता। याद है आपको 1941 का समय, जब पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल हक के साथ हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बना ली बंगाल में। उसके बाद हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में, और रिजोल्यूशन जाते हैं कि मोहन भागवत ने ऐसा कहा है। लेकिन मैं कुछ बयान आपके सामने इस वक्त कोट करती हूं जिसको आप भी बहुत मानते हैं। जेपी का नाम तो सुना होगा, जेपी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, वो तो गैर बीजेपी है ना। जेपी ने अलग अलग वक्त में कहा भी है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हम सब लोग एक ही राष्ट्र के, हमारी राजनीतिक पहचान भले ही अलग हो लेकिन हमारी राष्ट्रीयता भारतीय, ये जेपी ने कहा है। अब मैं बापू के बारे में कहती हूं, गांधी जी को इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो खारिज कर सके। अब उनका रिकॉर्ड मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। बापू की 11वीं काशी यात्रा बहुत ऐतिहासिक थी और अक्टूबर 1936 में राष्ट्रपिता ने इस यात्रा में अखंड भारत की संकल्पना का प्रतीक भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया। भूल जाइए मोहन भागवत को, इन्हें मानिएगा ना। अभी अखंड भारत पर परेशानी है आपको? देखिए, मुझे परेशानी इस बात की कि महात्मा गांधी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों की तुलना बिल्कुल मत कीजिए आप। मैं तो और व्यापक दृष्टिकोण बताता हूं जो हमारी पार्लियामेंट पर लिखा है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम।
हम तो समूचे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं। मगर मोदी सरकार मानती है क्या? भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, खान पान के नाम पर, पहनावे के नाम पर भारत के लोगों को लड़ाना चाहती है। आज मुझे गर्व है कि राहुल गांधी जी ने 1 वर्ष पहले जो यात्रा प्रारंभ की थी भारत को जोड़ने की, जिसके खिलाफ ये नफरत प्रदर्शित करते हैं, आज 1 वर्ष बाद भी निरंतर देश उस दिशा में आगे काम कर रहा है। लेकिन ये मोहन भागवत साहब, इस नैरेटिव को आप इसलिए परोस रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को खंड खंड करने का मानस बना दिया। देश के संसाधनों को लूट कर हम देख रहे हैं किस प्रकार नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अभी हमने देखा, क्या आप उन्हें भी खारिज करते हैं? क्या आप गांधी को और जेपी को भी खारिज करते हैं इस वक्त? देखिए, उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था। आज का जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलग है। अब मैं एक एक करके वो चाहते हैं कि इन सारी नाकामियों पर पर्दा डाल दें। अभय जी, मैं आपके पास और खान साहब आपके पास भी आती हूँ। इस वक्त विशाल मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। विशाल जी, आपके नहीं रहते कुछ बातें हो चुकी हैं जिसपे सीधे सीधे बीजेपी को सवालों के घेरे में लिया जा रहा है अखंड भारत के मोहन भागवत के बयान पर। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भी जब हम संकल्प लेते हैं तो क्या संकल्प लेते हैं? जम्बू द्वीप के आर्यावर्ते देशांतरे भारत खंडे बात करते हैं ना। जब कभी तो अब आप मुझे बताइए ये कौन सा संकल्प लिया जाता है? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिसर्व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। और जो हिमालय से लेके इंद्र सरोवर तक कि हिमालय समारभ यावत इंद्र सरोवरम वर्ष तद भारतम नाम, जो है देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर कुछ देर के लिए रुक जाएं तो बेहतर तरीके से हम बात कर पाएंगे। आपका कैमरा व्यू भी बमुश्किल आ पा रहा है। मैं रुका हूं और यहाँ पर ये बार बार बात की जा रही है। हाँ। तो ये तो हमारे लिए आदर्श का विषय है, ये राजनीति का विषय ही नहीं है। हाँ। और सही बात है। इस दिन आप मुझे बताइए कि क्या चाणक्य का जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, या हमारे गुरु नानक जी का जो जन्म स्थल है, बताइए कहाँ था? अटक से लेके कटक तक, पेशावर, फिरोजपुर, कांधार हिस्से थे कि नहीं थे? इधर भूटान, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, बताइए आप मुझे। तो इस और क्या वहां पर हमको प्रवेश चौधरी भी इस वक्त मेरे साथ वीएचपी से जुड़े हुए हैं। प्रवेश चौधरी, आप कुछ देर से सुन भी रहे हैं अजीज खान को भी और अभय दुबे को भी। आप क्या कहेंगे? देखिए, अखंड भारत की जो संकल्पना, हाँ, जो पूज्य सरसंचालक जी ने दी है वो आज कही है, ऐसा नहीं है। जो भारत का मानस है, भारत का जो दर्शन है, जो वर्षों वर्षों की परंपरा में चला आ रहा है, उसी की बात को पूज्य सरसंचालक जी ने कहा है। भारत एक दर्शन है, भारत एक फिलॉसफी है, भारत तो सबको साथ ले चलने की बात करता है। यही बात तो कही है पूज्य सरसंचालक जी ने। उन्होंने कहा कि कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, कोई एक बाउंड्रीज नहीं, बल्कि ये जो विचार है भारत का विचार, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में है, तो सबके कल्याण की संकल्पना करता है। ऐसे विचार जैसे सब हो जाए, हो गया ना अखंड भारत। यही बात तो कही है पूज्य सरसंचालक जी ने। इसका मतलब हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने शायद पूरी तरह से सुना नहीं है विचार क्या है। तो अखंड भारत की संकल्पना है, अगर वो इस देश के मानस के भीतर है, इस हिंदुत्व की शक्ति के भीतर है, तो उसको मानने में दिक्कत क्या है? अरे सब हमारे जैसे हो जाए, हाँ, सब शांति की बात करें, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें, यही तो विचार है अखंड भारत का। यही विचार तो हिंदुत्व का विचार है। और इसी अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं रुख करूंगी विशाल मिश्रा का। अजीज खान, देखिए रीमा जी, 2-3 बड़ी अहम बात है। हाँ। जो अखंड भारत की परिकल्पना करने की बात की जा रही है, और यह परिकल्पना सिर्फ कोरा कागज है, सिर्फ इंडिया गठबंधन इस परिकल्पना को पूरा करेगा। ये मैं आपको पहली बात बता दूं। दूसरी बात, अगर मोहन भागवत जी को वाकई में इस देश को संदेश देना है, माननीय मोदी जी को संदेश देना है, तो बोले कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, आखिर उस पर क्या कार्रवाई किया, क्या उस पर कार्रवाई हुई और आखिर उसके लिए क्या किया गया, एक बात। दूसरी बात, देश में जिस तरह नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उस पर आखिर मोहन भागवत जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? और आखिर मोहन भागवत जी जब बोल रहे हैं तो बीजेपी अमल क्यों नहीं कर रही है? माननीय मोदी जी
आपने अपनी बातें रख दी और एक नया पॉइंट जोड़ दिया। ये नया पॉइंट आपने ये जोड़ा है कि ये भी महागठबंधन से डर के ही हो रहा है, ये भी इंडिया गठबंधन से जोड़ कर ही मोहन भागवत का बयान आया है अखंड भारत का। ये नई जानकारी मेरे लिए भी। विशाल मिश्रा, अब ये नई बात सामने आ चुकी है। अब कल तक तो हम ये देख रहे थे कि भारत वर्सेस इंडिया हो रहा था, लेकिन अखंड भारत की परिकल्पना भी क्या महागठबंधन से डर के? देखिए, चाहे वो अभी आपने देखा कि हर बात पर विरोध करना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना, जैसे लगता है राजनीतिक पार्टियों को एक आवश्यक अंग बन गया है। अभी भारत के जब उपयोग हुआ तो उस पर क्यों उपयोग हुआ, क्यों नहीं इंडिया लिखा गया, आज क्यों अखंड भारत की बात की जा रही है। बात यह है कि वास्तविकता में लोग भारत के तो भारत के भाव को जानना होगा। जब भारत के भाव को जानेंगे आप, तब आप भी कहेंगे कि हाँ, अखंड भारत की संकल्पना पूरी होगी और जरूर पूरी। और ये है, आप मुझे बताइए, ये सांस्कृतिक भावना है कि नहीं? इस दिन सभी का मानस, जो भी भारत माता के अपने अपने भूभाग के, सब एक बनेगा, तो एकता होगी कि नहीं होगी? और तब ये समाज, जो अपना हिंदू समाज है, ये संगठित होगा तो ये एक अखंडता बनेगी कि नहीं बनेगी? अब बताइए, अटक से लेकर ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अभय दुबे, जब अखंड भारत कहा जा रहा है, चाहे वो कोई भी कहे, मोहन भागवत कहे, मैं कह रही हूँ या कहीं और से आपने सुना, आपको क्या समझ में आता है? अखंड भारत कहने भर से क्या समझ में आ रहा है? मुझे ये समझ में आता है कि इस अखंड भारत का जो परिक्षेत्र बता रहे हैं मोहन भागवत साहब, उसके थोड़ा सा ऊपर जाना नहीं चाहते वो। साइप्रस, यूएई, मॉरिशस, टैक्स हेवन कंट्रीज पर बोलिए ना मोहन भागवत साहब। आरोप यह है कि अडानी जी की कंपनी वहां से बैठकर स्टॉक मैनिपुलेशन कर रही है। आरोप यह है कि जिसको भारत की एजेंसियां ढूंढती है, चांग चुंग लिंग, एक चीनी नागरिक, वो पार्टनर होता है अडानी जी की जो के भाई की कंपनियों में। एक यारा नाम की डूबियस कंपनी है। नहीं, फोकस यही होना चाहिए। यही तो मैं चैनलों को भी कह रहा हूं कि वो फोकस देश का चेंज करना चाहते हैं। देश अब ये फोकस चेंज होने नहीं देगा। मोहन भागवत साहब, आप बात कीजिए कि क्या चीन भारत की सीमा में है कि नहीं। 6 अगस्त 2020 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट डाला। तो मोहन भागवत अगर अखंड भारत कह रहे हैं तो उन्होंने कब कह दिया कि चीन पे ये बातें लागू नहीं हो सकती? उन्होंने कब कह दिया कि पाकिस्तान पे ये बातें नहीं लागू हो सकती? जब वो अखंड भारत कह रहे हैं या कोई भी अखंड भारत कह रहा है, तो मुझे लगता है कि पीओके सहित चीन का वो हिस्सा जो भारत का अभिन्न अंग रहा है, उसको भी समेट के चल रहा है, चाहे वो कोई भी कहे। ये बोलिए ना भागवत साहब को कि मोदी जी फिर लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे हैं, फिर क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आज खंड खंड भारत होने जा रहा है। $100 बिलियन का इंपोर्ट चीन से आप करने लगे, हमारे एमएसएमई तबाह हो गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स सही है खंड खंड भारत? क्या ये बातें सही है अभय दुबे? क्या इस तरीके की बातें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? इस्तेमाल सच से मुंह क्यों ऑस्ट्रिच अप्रोच, आप क्यों शुतुरमुर्गी अप्रोच अपनाना चाहते हैं? ऐसा होना चाहिए ना कि अगर अखंड भारत को लेकर अगर मोहन भागवत ने एक बयान दिया है, तो मुझे लगता है कि खुले दिल से आपको स्वीकार करना चाहिए कि भारत का वो हिस्सा, चाहे वो आपके मुताबिक हो, आप अपने सहूलियत के हिसाब से चीन का हिस्सा माने या कोई और पीओके का हिस्सा माने या देश अलग अलग इलाकों का हिस्सा, अफगानिस्तान हो या म्यांमार हो, उनका हिस्सा, जहां का भी हो, भारत का अगर अभिन्न अंग रहा है एक वक्त में, अगर वो अखंड भारत कहने पे आ जाता है, तो फिर क्या दिक्कत होनी चाहिए किसी को? ये ख्वाब इसलिए परोसे जा रहे हैं कि आज की सच्चाई से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। भागवत साहब, एक बार कहिए, मुखरता से कहिए मोदी जी को कि आपने जो वादा किया था उसको निभाने की अपेक्षा चीन की शरण में क्यों चले गए। एक बार साहस से कहिए कि भारत को खंड खंड किया जा रहा है। की बात कहते थे तो आप कहते थे कि ये ख्वाब है, ख्वाब पूरा हुआ। 370 के वक्त में भी आप यही कहते थे। रीमा जी, क्या वादा किया गया था? बोला क्या भागवत साहब ने कि जो माखनलाल बिंद्रू 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गया, उसकी हत्या कर दी, रजनी बाला की हत्या कर दी, राहुल भट्ट की हत्या कर दी? आपने कभी सुना बोलते हुए? इन्होंने वादा किया था आर्टिकल 370 हटाएंगे, 35A हटा देंगे और हजारों जो पंडितों के घर उजाड़ दिए गए वहां पर उनको आबाद कर देंगे। बताइए कितने घर बसा दिया आपने? अरे इससे बड़ी धृष्टता कर दी कि पंडितों के हत्यारे सैफुल्लाह फारूक को, नहीं कहीं नहीं लौटा। मैं वही कश्मीर में हूं, वही
तो कह ही आर्टिकल रही हूँ। 370 पर हूँ। मैं कह रही सैफुल्लाह हूँ, फारूक आपने कहा कि कश्मीर की अखंड कश्मीरी भारत एक ख्वाब पंडितों के है। हत्यारे को मैंने आपको याद दिला दिया कि कश्मीरी- 370 को लेकर आप भी कहते थे कि ख्वाब है, लेकिन वो पूरा हुआ, तो उसी तरीके से हो सकता है। गलत बात। अभी तो हालांकि सरकार नहीं, ने इस पे नहीं, नहीं कहा है। अभय दुबे, अभी भी सरकार ने कुछ इस पे नहीं कहा है। अखंड भारत को लेकर मोहन भागवत का बयान आया है, क्या आप इस बयान को आप मान रहे हैं कि जानती हैं सरकार ने जो कहा है? मोहन भागवत साहब जो दुर्दांत आतंकवादी था, पंडितों का हत्यारा सैफुल्लाह फारूक, उसको मोदी जी ने चुनाव लड़ाया कश्मीर से, जो 10 साल की सजा काट के आया, जो पाकिस्तान में 1 साल की ट्रेनिंग लेकर आए, ये पता होने के बावजूद ऐसे आरोप तो तारिक आप पे अहमद मीर लगते जो रहे कश्मीर को पाकिस्तान से लेकर। हथियार मैं सप्लाई अजीज खान के करता पास था। जाती हूँ। नहीं मैं अजीज एक खान आरोप के हम पास- पर नहीं हाँ, लगा। बिल्कुल 90 के कांग्रेस दशक पार्टी के में बाद से कश्मीर की समस्या को लेकर सबसे जितने आप ज्यादा, कश्मीर और में ये सवाल आतंकी मैं हमले बिल्कुल हुए नहीं उठा रही हूँ, हैं, ये सब सवाल भाजपा बीजेपी ने शासित उठाया है सरकारों आप पे। की सत्ता की ये सरपरस्ती सवाल में है। कश्मीर को लेकर बीजेपी ने आपके लिए उठाया है। मैं एक बार फिर से, मेरे साथ प्रवेश चौधरी हैं। प्रवेश चौधरी, कश्मीर के मुद्दे पर इस वक्त हम बात करें। आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ख्वाब है, अभी तो मैंने 370 का ध्यान दिलवाया। क्या वाकई सच्चाई यही है जो वो कह रहे हैं? अभय जी को नहीं दर्द पता नहीं है, दर्द वहां के लोगों का। आपको पता है अभय जी, लगभग 550 से ज्यादा परिवार पंजाब से, वाल्मीकि समाज के परिवार कश्मीर बुला लिए गए, जम्मू बुला लिए गए, और वहां पर उनको कहा गया कि आपको अधिकार मिलेगा, लेकिन उनको क्या मिला? केवल लोकसभा के इलेक्शन में वोट कर सकते थे, बाकी वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे। यानी कि अमानवीयता जैसा बर्ताव वहां के अनुसूचित जाति समाज के साथ हो रहा था। कभी आपने सोचा 370 के कारण से हो रहा था, 35A के कारण से हो रहा था, वो जमीन नहीं खरीद सकते थे। यानी कि एक सफाई कर्मचारी का बच्चा केवल सफाई कर्मचारी रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। ये था 370, ये तो 35A। आपने कभी सोचा? जी अजीज खान, मैं आप ही के पास आऊंगी। हाँ बोलिए। इस देश की सरकार ने सोचा, इस देश की सरकार ने सोचा कि लाखों हिंदू समाज के, जो अनुसूचित जाति के समाज के लोग हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए 370 हटना चाहिए। ये तो एक मुद्दा था, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं मेरे भाई, लेकिन क्योंकि आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने जगजीवन राम को के साथ छलावा किया, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ छलावा किया, और वही कांग्रेस 370 का इसलिए विरोध कर रही थी क्योंकि लाखों की संख्या में वहां पर दलित जातियों को अधिकार मिलने वाले। आप कुछ कहना चाहते हैं? आ रही हूँ अजीज खान साहब, आपके पास देखिए, आती हूँ। हाँ। एक उदाहरण देकर बता दीजिएगा। 90 के दशक में जब पंडितों की हत्या की गई, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब नदी मार्ग में पूरे के पूरे गांव को नीचे, झाड़ के नीचे बैठकर कत्ल कर दिया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब सिंहपुरा का आतंकी हमला हुआ, सिखों का कत्ल कश्मीर में हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब रघुनाथ मंदिर में जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, जब भाजपा की सरकार थी। जब अमरनाथ यात्रा पर 2 बार हमला हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। विशाल मिश्रा, आप सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जी विशाल कहिए। मिश्रा, अभय दुबे का कहना है कि कश्मीर की 1990 में जितनी चुनौती, जितनी परेशानी थी, वो सब बीजेपी की दी हुई है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ मान्यवर, हाँ। अनुच्छेद 370 किसकी जिद पर लगाया गया था, जरा हमको आप बताइए। तो कौन से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत लगाया गया था, जरा हमको बताइए। कौन से हितैषी बनकर अनुच्छेद 370 लगाया गया था? और आपका शासन रहा, आपके शासन काल में अनुच्छेद 370 को हटाने की जो है क्या प्रक्रिया हुई थी? क्यों नहीं हटाया गया था? मतलब जब वहां पर नारा दिया गया था, एक विधान एक निशान, तो उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा आपने क्यों नहीं लागू किया था? अभी आप मुझे बताइए, वहां पर किस प्रकार से ड्यूअल जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा था? ये सोची समझी एक रणनीति के तहत आपने क्यों अनुच्छेद 370 जबकि संविधान में लिखा हुआ था, इस देश का हर नागरिक जानता है कि कश्मीर की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, किसने क्या कदम उठाए। मुझे यहाँ से दोहराने की जरूरत नहीं है। अजीज खान के पास मैं जाती हूँ। अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त? रीमा जी, एक 10 सेकंड जी, मैं अभय जी आती हूँ आपके पास, मेरे हर गेस्ट को वक्त देना पड़ेगा। सिर्फ 10 सेकंड का रिप्लाई। हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। अजीज खान, देखिए रीमा जी, हाँ, देखिए रीमा जी, जो मोदी जी कह रहे थे हमारा ब्रह्मास्त्र है, 370 और 35 से ब्रह्मास्त्र है। आपने देखा ये जब 2014 के पहले जब ये चुनाव में आए थे, इन्होंने कहा था वहां कश्मीरी पंडितों को हम बसा देंगे, उनको स्थान देंगे।
उनको सुरक्षित रखेंगे। और आप देखिए 2014 से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। अच्छा, और अजीज खान, एक भी कश्मीरी पंडित को इतनी सी बात थी। ये कश्मीर का मुद्दा इस डिबेट में आया कैसे, मैं फिर आपको याद दिला दूं। पहले मुझे सुन लीजिए, ये कश्मीर का मुद्दा डिबेट में ऐसे आता है कि उन्होंने कहा कि अखंड भारत का सपना सपना ही है, ये कोरा ख्वाब है। मैंने याद दिलाया कि 370-35 से अनुच्छेद ये जो रहा है उसे बीजेपी ने खत्म किया है, और जब बीजेपी को ये खत्म करना था तभी भी इसी तरीके से आरोप लगते थे। अब अखंड भारत को लेकर आप लोग इसी तरीके की राय रखते हैं? देखिए नहीं, मैं अखंड भारत पे आ रहा हूँ। हाँ। रीमा जी, देखिए एक बात आप जानिए कि अखंड भारत की जिस तरीके से ये कोरी कल्पना जिस तरीके से मुद्दों से भटकाने के लिए कराया जा रहा है, सच्चाई ये है कि देश में आप नफरत का माहौल पैदा करके आप पूरी दुनिया को एक साथ इकट्ठा करेंगे, अखंड भारत की कल्पना करेंगे है आप। जी। ये झूठ है, ये कहीं ना कहीं अजीज मुद्दों खान, से मुझे भटकाने आपसे का ये प्रयास जानना है, मुद्दों को एक बार सुन भटकाने का लीजिए, सुन प्रयास है। लीजिए। जो ज्वलंत इस मुद्दे देश हैं, में उसको ऐसा भटकाने कौन का है, प्रयास। इस देश में ऐसा कौन है जिसको अखंड भारत पे आपत्ति है? वो कौन ऐसा आदमी है जो नहीं चाहता कि पीओके हमारा हिस्सा हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि चीन का वो हिस्सा जो भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है वो वापस भारत को मिल सके? ये कौन नहीं चाहता है? मुझे एक नाम चाहिए आज। देखिए रीमा जी, बिल्कुल होना चाहिए। आप अपने देश को बचा नहीं पा रहे। चाइना पूरी तरह से अटैक कर चुका है, एक बड़ी जगह को हथिया लिया है, और उसके बाद अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं आप पीओके और तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बातें करने से आप अखंड भारत की जो आपकी कल्पना है, अरे वो तो नहीं आप पूरी बड़ा हो दिल पाएगी। दिखाइए, आप आपको कहिए बात तो करना सही होगा। कि पीओके के लिए सरकार आगे बढ़ती है तो मैं साथ में हूँ। आप कहिए तो सही है। हमारे कहने से हो जाएगा? बिल्कुल होगा। मोदी जी तो कह रहे थे लाल आंख बिल्कुल। दिखाएंगे। अरे देश के किसी भी मुद्दे पे तो साथ आइए। चाइना घुसा चला आ रहा है, चाइना घुसा चला आ रहा है। हाँ। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, चाइना घुसा चला आ रहा है। हम अपने देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। आप अजीज खान को और अभय दुबे को जब सुन रहे हैं, आपको लगता है कि भारत के किसी भी मुद्दे पे ये साथ आने को तैयार है? क्या यहाँ नहीं लगता है कि पार्टी लाइन से अलग हट के अगर अखंड भारत पे बात हो रही है, या पीओके के मसले पे बात हो रही है, या फिर चीन का वो इलाका जो भारत का भिन्न हिस्सा रहा है एक वक्त में, हालांकि बीजेपी तो ये कहती है कि नेहरू के वक्त में जो हिस्सा गया है हम तो उसे भी वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी का कहना, ये मैं नहीं कह रही हूं। यहां से प्रवेश जी। विशाल मिश्रा, यही सवाल मेरा आपसे है। जी, प्रश्न दोबारा पूछेगी। मेरा सवाल ये था कि कोई तो ऐसा मुद्दा हो, या अखंड भारत पे ही सही, क्यों विपक्ष के कोई भी नेता, किसी भी पार्टी के नेता साथ आकर ये नहीं कहते हैं कि हम इस मुद्दे पे साथ हैं? क्या हर बात पे राजनीति इस देश में होनी जरूरी है? देखिए, मैंने आपसे डिबेट के स्टार्टिंग में ही अपनी बात पे कहा कि हर बात पर अनर्गल प्रतिक्रिया देना आवश्यक समझते हैं आप। मुझे उसका कारण ये है कि भारत के भावों को नहीं समझ पा रहे, भारत के मानस को नहीं समझ पा रहे। मैं पूछता हूं कि इसके पहले कांग्रेस सरकार का जब राज्य शासन था, सरकार थी, तो भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को क्यों नहीं स्थापित किया गया था? मुझे आप बताइए कि क्यों उन मंदिरों का जीर्णोद्धार जो है किया गया जो हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक को रिप्रेजेंट करते थे? क्यों कॉलोनियल माइंड सेटअप बनाए रखा गया? सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई, अरे कांग्रेस के कार्यकाल में भी तो लगाई जा सकती थी। इंडियन नेवी के जहाज पर से वो जो है कॉलोनियल निशान हटाया गया, ये तो कांग्रेस के भी शासन में हो सकता था। लेकिन आज जब भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनरुत्थान की पुनर्स्थापना हो रही है, आज भारत जब अपने स्व को जानना शुरू किया है, आज जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते हुए दिख रही है, आज जब अखंड भारत की संकल्पना साकार होते हुए दिख रही है कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारत अपने पुरातन गौरव को पुनः प्राप्त करेगा और विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा, तो लेकिन हर बात पर प्रतिक्रिया करना, अरे राजनीति कर लीजिए, तमाम राजनीति करने के मुद्दे आपके पास हैं, उन पर अभय दुबे, अगर इस बात पे अखंड भारत अगर भारत कहता है या नए संसद में एक मैप लगा, वो अगर बातें होती हैं तो ऑब्जेक्शन चीन करे, नेपाल करे, पाकिस्तान करे, तो मुझे समझ में आता है। उनका अपना अधिकार है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी बातें, उनका अपना स्टैंड है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भारत में रह के अखंड भारत पे अगर ऑब्जेक्शन करे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। रीमा जी, हाँ।
मैं चाहता तो ये था कि 1995 में दोनों सदनों ने एक साथ रिजोल्यूशन पास किया था कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा ले रखा है पीओके, उसको हम हर हाल में वापस लेंगे। 2017 से वहां चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, एक शब्द भी आपने क्यों नहीं बोला? अरे साहब, इनके मुंह में वंदे मातरम जब भारत माँ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर ये कहा कि जब मैं कश्मीर कहता हूं तो आप पीओके भी समझिए, जान दे देंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि कश्मीर के उस जानकारी जान दे देंगे। नहीं चाहिए, आप कहते हैं कि कहा ही नहीं, जान नहीं चाहिए साहब। हाँ। जान नहीं दे देंगे आप तो रुकवाइए ना। मैं ये बोल रहा हूं कि ये छद्म राष्ट्रवादी हैं। जब भारत मां अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी ना, तब न इनके मुंह में वंदे मातरम था, न भारत माता की जय बोलते थे। ये तो विक्टोरिया रानी की जय बोलते थे। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे, कितना झूठ बोलते हैं। कश्मीर, अरे बताइए, एक प्रमाण दे दीजिए, एक प्रमाण दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। अच्छा, विशाल मिश्रा कुछ कह रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को एक बात बताता हूँ, जब माता की हाजरा इसका मिसयूज होगा। एक के बाद एक 3 गोलियां मैं आती हूँ आपके पास। बोल रही थी तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ चौधरी साहब बोलिए आप। ऐसा है, अभय जी को फिर से मैं बार बार कहता हूँ, अभय जी आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आप थोड़ा इतिहास कांग्रेस का भी देखिए। मोतीलाल नेहरू कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। चित्तरंजन दास कौन थे? और इन्होंने जब डॉक्टर हेडगेवार जेल से आए असहयोग आंदोलन में, तो उनके स्वागत में कार्यक्रम रखा। ये दोनों कांग्रेस के नेता थे। और डॉक्टर साहब क्या थे? डॉक्टर हेडगेवार नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि वो कांग्रेस में थे। तो आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। उसके बाद जब 30 का दौर आता है, उस 30 के दौर में क्या करते हैं? आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।